नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 9 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और न्यूज़ है आपके लिए। एक सवाल मैं दिखाऊंगा। बीपीएससी मेंस जीएस 2 में इस बार पूछा गया था कि एआई जो है उसका हमारे लेजिस्लेशन बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ा है। ये पूछा गया था कि विधायिका के ऊपर में एआई ने क्या प्रभाव डाला है या विधायिका के नीति निर्माण में एआई ने किस प्रकार से भूमिका निर्वाह की है। ये विशुद्ध रूप से सोचने वाला सवाल है। इस तरह के सवालों को अगर आप सोचने के तैयार करके ही चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको डे टू डे करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, तब जाके इस तरह के सवाल को आप हैंडल कर पाते हैं। एक स्टूडेंट ने 2 दिन पहले पूछा था ग्रुप कि पीटी और मेंस के लिए करंट अफेयर को कैसे अलग अलग करके पढ़ें, उसके बारे में ज़रा चर्चा कर दीजिएगा। पीटी मेंस के लिए करंट अफेयर अब का जो बीपीएससी पैटर्न है 69 पेपर के बाद से मैं कह रहा हूँ, उसमें अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है। जब आप किसी टॉपिक को मेंस के लिए डिटेल में पढ़ते हैं तो आपका पीटी का करंट अफेयर भी तैयार हो जाता है। और आप फिर पूछेंगे कि फैक्ट जो छोटे छोटे होते हैं वो, तो जब आप मैगजीन पढ़ते हैं या जब मैं चर्चा करता हूँ वीडियो में छोटे छोटे फैक्ट की, तो वहीं से आपके पीटी के सवाल भी बनेंगे। वन लाइनर फैक्ट वाले सवाल थोड़े से कम होंगे, जिसको आप एग्जाम में जाने से पहले जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं उसमें तैयार कर लेंगे। बाकी अब बड़े जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है 69 में, वो डिटेल स्टडी करके ही आप तैयार कर पाएंगे। इसलिए रोज़ जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं डिटेल में, उससे आपका पीटी मेंस दोनों तैयार हो रहा है। बस उसको अच्छे से रिवाइज़ किया कीजिए। मंथली मैगजीन को अच्छे से फॉलो कीजिए। कोई भी एक यूपीएससी लेवल का मैगजीन उठा लीजिए, विजन ले सकते हैं, दृष्टि का मंथली ले सकते हैं, यूपीएससी वाली, उसको डिटेल में पढ़िए और उसके फैक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए। नोट मत बनाइएगा मंथली मैगजीन का, वो सबसे ख़राब काम होता है, समय की बर्बादी। वो ऑलरेडी नोट्स ही है। उसमें आप एक पेज चिपका सकते हैं जिस पर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दीजिए हर मंथ का, या तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, वहीं से आपका पीटी मेंस दोनों तैयार हो रहा है। फॉर एग्जांपल आज एक टॉपिक है ईएफटीए, एक टॉपिक है आज, इसके साथ भारत एफटीए साइन करने वाला है। अब ईएफटीए में कितने देश शामिल हैं, कहाँ पर हैं, क्या ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इससे भारत को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्या इससे पहले यूरोप में भारत ने कभी ट्रेड डील साइन किया है, और इसके अलावा और किन किन देशों के साथ भारत साइन करने वाला है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है पीटी में। ईएफटीए देशों के नाम आपसे मेन से पीटी में पूछे जा सकते हैं। ट्रेड डील का क्या बेनिफिट होगा ये मेन से पूछा जा सकता है आपसे। इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हेडलाइन क्या है। और अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो आंसर राइटिंग को लेकर तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रहता है, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। या एनसीईआरटी का बेसिक ग्रुप ज्वाइन करना हो जिसमें आप लिखना सीखना शुरू करते हैं तो उसको भी ज्वाइन करवा दूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है हेडलाइन। आपको पता ही है कि बहुत सारे भारतीय लोगों को फंसाकर भेजा गया रूस में जॉब के लिए, और वहाँ पर उनको सैनिक में शामिल कर दिया गया और वो बेचारे फंस गए वहाँ पर। तो अब भारत सरकार एक एक करके उनको ला रही है, लेकिन काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी देखने को मिल रही है। अब सीबीआई ने क्या बोला है कि ट्रैवल एजेंट जो हैं उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा का यूज़ किया भारतीय लोगों को रूस में भेजने के लिए, और भाया अलग अलग देशों के थ्रू भेजा गया उनको। और स्टूडेंट वीज़ा पता ही आपको, रूस में बहुत सारे लोग एमबीबीएस करने जाते हैं, जिनको देश में एमबीबीएस वगैरह का सीट नहीं मिल पाता है, वो कहाँ पर चले जाते हैं, तो रूस चले जाते हैं। फिर उनको आके देश में एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके वो कैपेबल होते हैं वो देश में डॉक्टर बनने के लिए। बाहर से कहीं से एमबीबीएस करके आए हैं तो देश में आप डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो इसीलिए स्टूडेंट वीज़ा काफ़ी सारे होते हैं रूस के लिए। उसी स्टूडेंट वीज़ा का यूज़ करके काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर धकेल दिया गया और वो बेचारे वहाँ पर युद्ध में फंस गए, आर्मी में वहाँ पर शामिल हो गए। एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। उसके साथ साथ अगला हेडलाइन देखिए क्या है। कल एक दिल्ली पुलिस के जवान का वीडियो वायरल हुआ, बहुत ही जघन्य वीडियो था, बहुत ही बड़ा अपराध है ये। कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, आप उसको रोकिए, नमाज कंप्लीट करने के बाद उसको आप गिरफ्तार कर सकते थे। ड्यूरिंग नमाज, जब वो नमाज पढ़ रहा था, उसको लात से मार रहा है ये व्यक्ति। सोचिए कितना जघन्य अपराध है। कोई आदमी पूजा में होता है या प्रार्थना में होता है या नमाज में, तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, अपने परमात्मा से बात कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, तो ये जघन्य अपराध है। इसको सस्पेंड किया गया है। नमाज के बाद गिरफ्तार कर लेता, क्या जा रहा था, 2 मिनट का पेशेंस होता है भाई। एक गलत मैसेज तो समाज में नहीं जाता है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। इसी को बोलते हैं मोरल एथिक्स। जब आपके अंदर नहीं होता है तब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए आज का क्या है। आयुष्मान भारत स्कीम जो है
उसमें बताया गया कि 53% जो बेनिफिशरी हैं वो 5 जो दक्षिण के राज्य हैं वहीं से बिलोंग करते हैं। आयुष्मान भारत योजना क्या है? 5 लाख रुपए तक का आपको इलाज जो है मुफ्त में प्रदान किया जाता है देश के किसी भी अस्पताल में। अगर आपका राज्य जो है वो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल है तो आपके राज्य में भी पेपरलेस स्कीम है ये, यानी कि कुछ भी लेकर आपको नहीं जाना है, बस आपको थंब लगाना है और आपके आधार कार्ड से सब कुछ काम हो जाता है और आपको मुफ्त में इलाज सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसका बेनिफिट उठाने में जो दक्षिण के 5 राज्य हैं वो सबसे टॉप पर हैं। 53% जो बेनिफिशरी हैं वो कहाँ से हैं? दक्षिण के 5 राज्यों से हैं। और इसमें बोला गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है और काफ़ी सारे गरीब लोगों की मदद भी की है। रेगुलर तौर पर लोगों को उपलब्ध भी हो जाती है हेल्थ सुविधाएं। ओके, एक और बहुत ही शानदार फैक्ट निकल कर आया है। क्या फैक्ट निकल कर आया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लाभार्थी हैं वो 2/3 लाभार्थी कहाँ पर जा रहे हैं? ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बहुत कम लाभार्थी हैं जो कहाँ पर जाते हैं, जो आपके सरकारी अस्पताल में जाते हैं। क्यों? रीज़न आपको पता होगा क्यों। सरकारी अस्पताल जो हैं वो बेहद पता है ख़राब स्थिति में है। सारे देश का यही हाल है लगभग। दक्षिण भारत के कुछ राज्य का अगर आप सरकारी अस्पताल देखेंगे तो शानदार काम किया उन्होंने। देखिए यहाँ पर बोला गया कि 2/3 जो पेशेंट होते हैं वो प्राइवेट अस्पताल में ही जाते हैं लगभग में। उसके अलावा जो बच जाते हैं वही सरकारी अस्पताल की तरफ में जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना पता ही है आपको क्या है। जो सामान्य राज्य हैं उनके लिए 60-40 का रेशियो है, यानी कि 60 रुपया केंद्र सरकार देगी और 40 रुपया राज्य सरकार देगी। जो विशेष राज्य हैं उनके लिए 90-10 का है। 2018 में इसको शुरू किया गया था और 2018 के पश्चात से ये योजना चलाई जा रही है आयुष्मान भारत। ओके, चलते हैं आज के आर्टिकल पर। आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं और उसके अलावा और भी कई सारे न्यूज़ है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आज का आर्टिकल किससे संबंधित है तो आपको बताया ही था मैंने कि 13th मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन चल रहा है WTO का। उससे संबंधित द हिंदू में डिटेल आर्टिकल आया है कि क्या क्या उसकी उपलब्धियां रहीं, क्योंकि वो सम्मेलन संपन्न हो चुका है और उसकी उपलब्धियां क्या क्या रहीं, क्या क्या बाधाओं का सामना हमने किया, WTO का स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों का आज हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में होगा आर्टिकल, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पता ही है कहाँ पर करवाया जा रहा था ये सम्मेलन? तो आबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात जो है वहाँ पर इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज़ किया गया था और वहाँ पर पीयूष गोयल जी भी गए थे। इसमें किन किन चीज़ों पर बात हो, ये सम्मेलन संपन्न हो चुका है तो अब इसके बारे में हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग करते ही हैं, जब भी कोई सम्मेलन संपन्न हो जाता है तो उसको कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले देखिए WTO क्या है। तो WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन सदस्य देशों का प्रतिनिधियों का सम्मेलन होता है। तो जो WTO के सदस्य देश हैं उन्हीं के प्रतिनिधि का मतलब उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग मंत्री स्तरीय, यानी कि मंत्री जी। बात खत्म हो गया। ओके, यह विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका आयोजन आमतौर पर प्रत्येक 2 वर्षों में किया जाता है। यही सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए हर छमाही पर आयोजित होने वाला WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन, आप क्या बोलोगे? छमाही पर नहीं, 2 वर्षों पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। सवाल दिखना चाहिए आपको पढ़ते समय। जब आप खुद से भी मैगजीन पढ़ते हैं तो इस तरह के पॉइंट छोटे छोटे जहाँ पर आप फंसते हैं उसको अंडरलाइन किया कीजिए। सवाल दिखना चाहिए। जब मैं बार बार बोलता हूँ तो सवाल दिखना चाहिए आपको पढ़ते समय, चाहे GS पर है या करंट। ओके, 2 वर्षों पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका भाई? तो WTO गतिविधियों एवं वार्ताओं के लिए एजेंडा निर्धारित करना। एजेंडा का मतलब आगे हमें क्या क्या करना है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि रणनीति क्या रखनी है, क्या क्या पढ़ना है, उसी प्रकार ये भी अपना एजेंडा निर्धारित करते हैं कि हमें क्या क्या करना है आने वाले समय में। बाजार पहुंच, सब्सिडी, विवाद समाधान जैसे विभिन्न व्यापार संबंधित विषयों पर चर्चा एवं वार्ता का आयोजन करना। वैश्विक व्यापार व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बनाना। व्यापार नियमों विनियमों पर सदस्य देशों के बीच समझौतों को सुविधाजनक बनाना। सम्मेलन में ऐसे समझौते संपन्न हो सकते हैं या ऐसी घोषणाएं की जा सकती हैं जो सदस्य देशों को व्यापार नीतियों का मार्गदर्शन करती हो, जिसका मैंने 1-2 दिन पहले एग्जाम्पल भी दिया था। WTO एक बिल्कुल ही अलग बॉडी है गुरु, इसको समझ कर जाइएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे दुनिया में बॉडी है ना जिनके प्रावधान बाध्यकारी होते हैं। WTO के कई सारे प्रावधान बाध्यकारी होते हैं। उसका उल्लंघन करने पर आप पर दंड आरोपित किया जा सकता है या सदस्य देश आप पर केस कर सकते हैं, जिसका उदाहरण मैंने दिया था कि 10% तक की सब्सिडी के अलाउ था। भारत ने 13% के करीब में सब्सिडी दिया है, तो भारत को जूझना पड़ रहा है इस चीज़ से, क्योंकि बाध्यकारी होते इसके काफ़ी सारे प्रावधान। इसलिए ध्यानपूर्वक समझकर चलिएगा इसको। WTO का जरा स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे हाईएस्ट हो गया,
उसके बाद से जनरल काउंसिल होता है। जनरल काउंसिल के 3 भाग हैं, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद से ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी काम करती है WTO में। यही इसका पूरा स्ट्रक्चर है ऊपर से नीचे तक। WTO के 13वें मंत्रियों सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या क्या रहीं? पहला हमने देखा कि कहाँ पर हुआ है, दूसरा हमने देखा कि उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का, तीसरा हम देखेंगे कि क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं, क्या हासिल हुआ। इतना पैसा खर्च करके जो बैठ के बातचीत करते हैं लोग, उसका हासिल क्या रहा, क्या हाथ में आया। देखिए, सदस्यता ग्रहण भागीदार मंत्रियों ने 2 सबसे कम विकसित देश कोमोरोस और तिमोर लेस्ते के लिए विश्व व्यापार संगठन में सदस्यता का समर्थन किया है। कोमोरोस और तिमोर लेस्ते कहाँ पर है? अगर आपने देखा है आज तक क्या तिमोर लेस्ते देश को? ज़रा मैप पर ढूंढिएगा, देखिएगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में है क्या कहीं पर? ध्यान से देखिएगा, आपको मिल जाएगा। कोमोरोस और तिमोर लेस्ते दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में से एक हैं। इनको सदस्यता वहाँ पर दिया गया। पहली उपलब्धि यही रही। उनके शामिल होने के बाद इसके संगठन सदस्यों की संख्या 166 हो गई है। अगला सवाल आपको नहीं दिखा, अब देखिए। आपसे बोला जाएगा यूनाइटेड नेशन के 193 से ज़्यादा मेंबर्स WTO के मेंबर्स हैं। बताइए सही है? नहीं सही है। WTO की मेंबरशिप बिल्कुल अलग है UN से, कोई खास लेना देना नहीं है इन दोनों का। तो सवाल दिखना चाहिए आपको, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो विश्व व्यापार के 98% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला सवाल, WTO के मेंबर्स दुनिया के 100% से 100% के करीब में व्यापार का क्या करते हैं? तो प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, अभी 100% पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि 166 देश मात्र WTO के सदस्य हैं। विचार विमर्श समझौता वार्ता कार्यक्रम में सुधार। मंत्री स्तरीय 13वें मंत्रियों ने निम्नलिखित विषयों पर हुए कार्यों का स्वागत किया, मतलब कि कॉन्फ्रेंस में। WTO परिषद समिति वार्ता समूह की कार्यप्रणाली में सुधार, संगठन की दक्षता प्रभावशीलता को बढ़ाना, विश्व व्यापार संगठन कार्य में सदस्यों की भागीदारी को सुगम बनाना, जिससे क्या हो, WTO ऑर्गेनाइजेशन सही से चल सके। इसके बाद इसमें कहा गया है, उन्होंने अधिकारियों को रिफॉर्म बाय डूइंग, मतलब कि काम करके रिफॉर्म होना चाहिए, केवल हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। और बोला गया है कि 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में जो आपने रिफॉर्म किया है उसकी प्रगति की भी हम लोग रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, ठीक है। 13वें मंत्री सम्मेलन में 2024 तक सभी सदस्यों के लिए सुलभ एक पूर्ण कार्यात्मक विवाद निपटान प्रणाली। अब इसी के लिए भारत सरकार बात कर रहा है कि भाई डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक अच्छी खासी हमारे पास प्रणाली होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जो काम करे। ओके, तो इस चीज़ पर भी बोला गया कि हम प्रतिबद्धता को दोहराते हैं कि हम इसको सफलतापूर्वक लागू करने की कोशिश करेंगे। E-कॉमर्स, अब ये क्या होता है? जो आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, सारा E-कॉमर्स, ख़त्म बात। मंत्री स्तरीय 13वें में मंत्रियों ने E-कॉमर्स मेरिटोरियम MC14 या 31 मार्च 2026 तक इनमें से जो भी पहले हो नवीनीकृत करने का निर्णय लिया है कि हम इसको नवीनीकृत करेंगे, फिर से नए तरीके से इसको लागू करेंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी बदल गया है। ट्रिप्स गैर उल्लंघन और परदेश शिकायतें, ट्रिप्स नॉन वायलेशन एंड सिचुएशन कंप्लेंट्स। क्या है इसका मतलब? एक निर्णय में जिसे प्राय E-कॉमर्स मेरिटोरियम से जोड़ा जाता है, मंत्रियों ने ट्रिप्स समझौता, अब इससे किससे संबंधित है गुरु, इसको भी देखेंगे कि तथाकथित गैर उल्लंघन परदेश से शिकायतों पर मेरिटोरियम का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। ऐसी शिकायतें अन्यथा सदस्यों को WTO विवाद निपटान तंत्र में ऐसे IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संबंधी उपायों को चुनौती देने की अनुमति देगा जो ट्रिप्स दायित्वों के साथ असंगत नहीं है, लेकिन फिर भी समझौते से अपेक्षित लाभ को कम कर सकते हैं। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संबंधी जो उल्लंघन होंगे उसके लिए भी एक अलग से विवाद निपटान प्रणाली हमने बनाने की कोशिश की है और उसको भी चुनौती दी जा सकती है WTO के तहत में। ओके, अगले पॉइंट पर अगली पॉइंट है कि कोविड-19 संबंधित ट्रिप्स में छूट दी। अब कोविड-19 में ऐसा क्या हुआ था भाई? तो टीका का उत्पादन को लेकर लाइसेंसिंग, जो अनिवार्य लाइसेंसिंग होती है, उसमें छूट प्रदान की गई थी, जिससे क्या हो, दुनिया भर में टीके का उत्पादन सुगमता से हो सके, लोगों की जान बच सके। मंत्री स्तरीय 12वें सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था। तो उसमें बोला गया है कि मंत्री स्तरीय 13वें सम्मेलन में संपन्न हुए कार्यों और उत्पादों के दायरे के विस्तार पर आम सहमति की कमी पर भी ध्यान दिया गया। तदनुसार ये विशेष नियम कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स और थेरेप्यूटिक्स के उत्पादन के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग पर लागू नहीं होंगे। केवल टीके तक वो अनिवार्य लाइसेंसिंग को लागू किया गया था। उसके पश्चात जो अलग अलग उत्पाद होंगे कोविड-19 से संबंधित, उस पर ये अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू नहीं किए जाएंगे, ऐसा बोला गया है। अब अगली क्या उपलब्धि है इसके अलावा? विशेष और विभेदक उपचार। अब ये क्या होता है भाई? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। किसी भी आधार पर जब ये इस तरह की चीज़ें की जाती, उसको लेकर भी इसमें वार्तालाप हुआ है भाई। मंत्रियों ने विशेष और विभेदक उपचार उपबंधों के उपयोग में सुधार करने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड,
व्यापार में अगर कोई तकनीकी बाधा आ रही है उसको लेकर समझौता, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों पर समझौता के मामले में भी यहाँ पर विशेष व विभेद उपचार को अपनाया जाएगा आने वाले समय में। इस पर भी वार्तालाप वहाँ पर संपन्न हुआ है 13वें सम्मेलन में। ओके, बहुपक्षीय समझौता में पहले WTO के बहुपक्षीय पर पहले जो है कौन कौन सी, मतलब ऐसी पहले जो किसी विशेष देश नहीं बल्कि छोटे मोटे ग्रुप होते हैं WTO में जो एक साथ किसी मुद्दे को उठाते हैं। कल भी मैंने 2 ग्रुप के बारे में आपको बताया था। WTO के बहुपक्षीय पहले संगठन में आयोजित विचार विमर्श हैं जिनमें केवल सदस्यों का एक उपसमूह भागीदार करता है। वे नए नियमों के निर्माण, टैरिफ के पारंपरिक उदारीकरण को सुनिश्चित करने, एक नई प्रक्रिया का निर्माण करने या बातचीत शुरू करने पर लक्षित हो सकते हैं। कल भी मैंने आपको 2 ग्रुप के बारे में बताया था, जिसमें एक ग्रुप में भारत और चीन एक साथ था, दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान था, यूरोपियन देशों और अमेरिका के साथ में। तो ये जो गुट होते हैं ये इसी तरह की चर्चा करते हैं। MC13 में ऐसे कई बहुपक्षीय पहलों पर समझौता संपन्न हो गए हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने कार्यों के परिणाम पर रिपोर्ट भी सौंपी हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पहल विकास के लिए निवेश सुविधा यानी कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट से संबंधित है, जिसको अपनाया गया है कहाँ पर, तो WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपनाया गया है। एक तरह से WTO का सबसे बड़ा जो सम्मेलन होता है, सबसे हाई पावर की बॉडी का सम्मेलन वो यही है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन ही WTO में सबसे बड़े सम्मेलन होते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। जैसे SCO है, SCO में राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होता है, मोदी जी भाग लेते हैं, लेकिन WTO मोदी जी भाग नहीं लेते हैं, मंत्री भाग लेते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है जिस पर इस चीज़ में वार्तालाप हुआ है वो है संवहनीयता संबंधी पहल, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इनिशिएटिव। इसमें क्या क्या बोला गया होगा सोचिए ज़रा। सस्टेनेबिलिटी में कि भाई पर्यावरण को सुरक्षित करने वाले व्यापार कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, प्लास्टिक पर का रोक लगाइए, प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिए, समुद्र को जल को साफ रखिए, यही सब तो बातचीत की गई होंगी। टॉपिक से रिलेट भी तो कर सकते हैं। सदस्य देश संवहनीय संबंधी पहल की एक श्रृंखला पर कार्य करने के लिए विभिन्न समूहों के रूप में एक साथ आए हैं। 78 सदस्यों की एक पहल प्लास्टिक प्रदूषण वो पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय प्लास्टिक व्यापार पर संवाद, डायलॉग ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्लास्टिक ट्रेड ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए व्यापार और व्यापार संबंधित उपायों एवं नीतियों की पहचान भी की गई है। WTO के 78 देश इस तरह से सामने आए हैं जिन्होंने बोला है कि हम प्लास्टिक का व्यापार एक तो कम करेंगे और अगर करेंगे भी तो उन प्लास्टिक का व्यापार करेंगे जो ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए। आपके घर में जो प्लास्टिक की कुर्सी है वो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जो आप स्ट्रॉ यूज़ करते हैं और पीने के बाद फेंक देते हैं वो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक की कुर्सी तो आप रोज़ नहीं बदलते हैं, सिंगल यूज़ तो नहीं होता है वो, लेकिन जो पॉलीथीन आप यूज़ करते हैं या कई सारे लोग जो गुटखा खा के फेंकते हैं पन्नी, वो क्या होता है, वो सिंगल यूज होता है, ज़्यादा नुकसान वही पहुंचाते हैं। ओके, 48 सदस्यों ने जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार की दिशा में प्रगति पर भी रिपोर्ट सौंपी है और इस चीज़ को लेकर भी काम करेंगे। मत्स्यिकी संबंधी सब्सिडी पर भी बातचीत हुई है। जो पिछला कॉन्फ्रेंस हुआ था सदस्यों ने मत्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता संपन्न किया था। जो अवैध, असूचित व अनियमित मत्स्य ग्रहण या ओवरफिश्ड स्टॉक के मत्स्य ग्रहण से संलग्न निकायों को सब्सिडी अनुदान प्रदान करने इसे बनाए रखने पर रोक लगाता है। मतलब कि कहीं पर फिशिंग हो रही है इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर हो रहा है, तो उसके सब्सिडी पर रोक लगाता था। 12वें सम्मेलन में इस चीज़ पर चर्चा की गई थी, है ना। अब 13वें मंत्रियों ने AFS के लागू होने की दिशा में पिछले 20 माहों में हुई प्रगति का स्वागत किया। 1 मार्च 2024 तक 71 सदस्यों ने इस समझौते की पुष्टि भी कर दी है कि हम ऐसे किसी भी अवैध, असूचित व अनियमित जो फिशरीज होते हैं उसको हम सब्सिडी नहीं देंगे, इससे क्या होगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रुकेंगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आउटपुट निकल कर आया है कि इससे 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन से WTO का जो द्वारा संपन्न करवाया गया अबू धाबी में, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये सम्मेलन, इसको ध्यान में रखिएगा। काफ़ी विवाद में रहा है इस बार, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा। टर्मिनोलॉजी थोड़े कठिन जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसी टर्मिनोलॉजी की आदत डालिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी भाषा में आपसे सवाल पूछा जाएगा, सामान्य से भाषाओं में सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपके। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके,
एक चीज़ और है इस टॉपिक में, उसको कवर कर लेते, उसको नहीं छोड़ते हैं। क्या है वो? तो WTO सम्मेलन को लेकर भारत की कुछ चिंताएं थी जो मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा था। उन चिंताओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सुधा मूर्ति जी वाले टॉपिक पर चलेंगे जिसमें उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, और फिर उसके बाद गजा संघर्ष पर भी चलेंगे। ओके, तो देखिए भारत की कौन कौन सी प्रमुख चिंताएँ हैं, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली जो भारत की चिंता है वो है कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि भारत सरकार जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करती है, लोगों को बांटने के लिए जो अन्न खरीदती है सब्सिडी के दाम पर, उसको लेकर कई सारे जो देश हैं उन्होंने हम पर केस किया था। थाईलैंड से लेकर अलग अलग देशों ने आपत्ति जताई थी। तो इस चीज़ को लेकर भी हमारी चिंता बनी हुई है कि WTO इस पर जल्द से जल्द फैसला ले। और जब SDG की हम लोग बात करते हैं तो SDG के साथ साथ हमें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ओके, बाजार पहुँच और टैरिफ बाधाएँ, गैर टैरिफ बाधाएँ, ऐसे बाधाएं जो टैरिफ के तहत तो नहीं आती हैं, फिर भी जो देश है वो हम पर लगा रहे हैं या दुनिया भर के देशों लगा रहे हैं। भारत विकसित देशों में अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं के बेहतर बाजार पहुंच चाहता है। इसके साथ ही भारत गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने के उपाय भी चाहता है। उसके निर्यात के लिए बाध्यकारी हो रहा है। कई सारे गैर टैरिफ, एक तो होता है टैरिफ लगा दो किसी भी सामान पर, तो वो तो सीधा सीधा दिखता है, लेकिन कई सारे गैर टैरिफ बाधाएँ भी होती है, जिसका आगे देखते हैं हम लोग क्या है। गैर टैरिफ बाधाएं जैसे तकनीकी नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, प्रतिबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया इत्यादि की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। जिसका उदाहरण क्या है, यूरोपियन यूनियन ने जो कार्बन टैक्स का नया सिस्टम शुरू किया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये क्या है? ये टैरिफ नहीं लगाता है, बल्कि ये आपको विवश करता है कि आप भी अपने देशों में उन्हीं मानदंडों को अपनाएं जो यूरोपियन यूनियन ने अपनाया हुआ है। तो ये भी एक तरह का क्या है, तो संरक्षणवादी नीति है। संरक्षणवादी नीति का मतलब क्या होता है? अपने व्यापार को बढ़ावा देना, और संरक्षणवादी का मतलब अपने देश के लोगों का व्यापार को बढ़ावा देना, बाकी दुनिया भर के व्यापार चेन को, ग्लोबलाइजेशन को कम करना। दरअसल बात यही होता है संरक्षणवाद का। ओके, बौद्धिक संपदा अधिकार, WTO ढांचे के भीतर एक संतुलित और विकासोन्मुख बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की वकालत करता है। भारत यह सस्ती दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए भी बोलता है। भारत ने बोला है, लेकिन बहुत सारे बौद्धिक संपदा अधिकार जो आपको पता ही होगा क्या होता है, तो राइट्स होते हैं सबके अपने अपने, किताब से लेकर गाने, वीडियो से लेकर दवाइयों तक पर। बौद्धिक संपदा का भी वैसे ही वही हाल है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारा, तो आप कुछ भी उत्पादन करोगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो भारत ने बोला है कि सस्ती दवाओं का अगर आपको दुनिया भर में देना है लोगों को, तो इस तरह की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाइए। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण ट्रिप्स समझौता है पर भारत का रुख है, जहां उसने अपनी आबादी के लिए आवश्यक दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लचीलेपन और सुरक्षा उपायों की वकालत की है। लेकिन अमेरिका जैसे देश जो हैं वो इसमें कहीं न कहीं बाधा डालते हैं। भारतीय इस्पात उत्पादों पर अमेरिका द्वारा प्रतिक्रिया शुल्क लगाया जाता है। गैर और प्रवासी वीजा के संबंध में अमेरिका के उपाय हैं। अमेरिका की नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम है जिसके द्वारा भारत पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं और भारत के सामानों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये कुछ चिंताएं हैं हमारी जो आपको पता होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन के वे विवाद जिनमें भारत एक प्रतिवादी पक्ष है। पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों का आयात पर भारत द्वारा प्रतिबंध पर अमेरिका द्वारा शिकायत दर्ज करवाया गया कि भारत जो है वो पोल्ट्री उत्पाद जो होते हैं, मांस वगैरह की बातचीत हो रही है, उस पर प्रतिबंध क्यों लगाता है। अमेरिका ने केस किया हुआ है। कुछ सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुओं भारत के आयात शुल्क पर यूरोपीय संघ, जापान, ताइवान द्वारा दर्ज शिकायत, इसके आधार पर भी हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं WTO में। तो ये कुछ चिंताओं को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बाकी पॉइंट तो मैंने आपको समझा ही दिया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, तो देखिए सुधा मूर्ति जी हैं। कौन नहीं जानता हो इनको। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति जी की पत्नी है और इन्फोसिस कंपनी जो है ना, नारायण मूर्ति जी का वही है। तो इनको राष्ट्रपति जी ने इनको किसके लिए, तो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। राज्यसभा के लिए पता ही आपको 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। कला, संस्कृति, कल्चर हो गया, उसके बाद से सामाजिक कार्य हो गया या आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो सकता है। स्पोर्ट्स से भी ले सकते हैं। जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया गया है। इनके बारे में पता ही होगा आपको, बहुत सारी किताब वगैरह भी इन्होंने लिखी है और मलयालम से लेकर इंग्लिश भाषा तक में इन्होंने लिखा है। कन्नड़ भाषा और इंग्लिश भाषा में भी इन्होंने क्या लिखा है, किताबें लिखी हैं। तो इनके बारे में बस इतना ध्यान में रखिए कि इनको नॉमिनेट किया गया है और बस यही ध्यान में रखना, और तो इसमें कुछ है नहीं। 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकती हैं राष्ट्रपति जी। अगली न्यूज़ पर अगली जो न्यूज़ है जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि GS2 में सवाल पूछा गया था और
क्या सवाल पूछा गया था कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी, जो विधायिका है हमारी, वो किस प्रकार से एआई को नीति निर्माण में उपयोग कर सकती है, यही सवाल पूछा गया था। अब आज आपसे मैं सवाल पूछूंगा। ये तो छोटा सा न्यूज़ है कि ओपन एआई ये क्या है, तो ये कंपनी है, इसके जो अधिकारी हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनसे मिलने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको बोला था कि आप आइए हमसे मिलिए, रिक्वेस्ट भेजा था। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो चैट जीपीटी या अलग अलग जो एआई के टूल हैं उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है इलेक्शन प्रोसेस पर। जनरल इलेक्शन शुरू होने वाला अपने देश में, सामान्य आम चुनाव जिसको बोला जाता है, जनरल इलेक्शन शुरू होने वाला है, तो उस पर एआई का क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा? कतई नहीं। अब आप सोचिएगा, लिखिएगा इसको बैठकर, 2-4 पॉइंट सोचिएगा कि क्या क्या इससे प्रभाव पड़ सकता है। प्रभाव जब भी लिखा जाता है तो मैंने आपको क्या समझाया है, सामान्य तौर पर 99% ज़्यादा केसों में क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव लिखने होते हैं आपको। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को देखिए, उसको लिखिए, सोचिए, ढूंढिए और उसको लिखिएगा कि एआई का आने वाले दुनिया भर में इलेक्शंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहे हैं और भारत में भी इलेक्शन होने वाला 2024 में। 2024 में बहुत सारे देशों में दुनिया भर में इलेक्शन है। तो इलेक्शन पर, आम चुनाव पर एआई का क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये आपको सोचना है। इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर ही आया था। मुझे कुछ नहीं इसे बताना, इसमें तो कुछ बताने लग है ही नहीं। क्या बताऊँ मैं इसको? एआई, ओपन एआई के सीईओ मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, ये बड़ा न्यूज़ हो गया। क्या पूछा जाएगा इससे? कुछ नहीं पूछा है। मेंस में सवाल पूछा जाएगा, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। पढ़िएगा, सोचिएगा, लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा लिखने की। मैं तो अगले टॉपिक पर चलता हूँ। अगली न्यूज़ देखिए क्या है कि भूटान के प्रधानमंत्री जो हैं तेसरिंग टोब्गे, ये इंडिया आने वाले हैं, भारत के विजिट पर आने वाले हैं। और एक प्रोजेक्ट, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का, उसका नाम है गेलेफू बोला जाता है। मैं समझा चुका हूँ ये सब, मैं आपको आज फिर से समझाऊंगा, लेकिन इसको बोला जाता है गेलेफू प्रोजेक्ट। ये भूटान का आज तक का सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, जिसमें असम बॉर्डर के समीप में भूटान एक स्मार्ट सिटी डिज़ाइन कर रहा है, बनाने वाला है, जिसमें दुनिया भर से निवेश आए, कंपनियां आए, काम धाम करें। भूटान कब तक पर्यावरण के आधार पर कुछ भी काम नहीं करेगा भाई, काम तो करना ही पड़ेगा इसको भी। तो एक बड़ा ही जाइंट सिटी प्रोजेक्ट है जिसको गेलेफू सिटी प्रोजेक्ट कहा जाता है, गेलेफू। तो ये डिज़ाइन कहाँ पर किया जा रहा है, तो कहाँ पर बनाया जाएगा, तो असम के साथ लगती सीमा पर। मैं मैप वगैरह दिखाऊंगा इसका, उसके पश्चात चलते हैं, उससे बड़े न्यूज़ को पहले डिस्कस करते हैं। कौन सा है? वो है कि भाई भारत जो है वो आने वाले इस 10 मार्च को, कल ही तो है 10 मार्च, आने वाले 10 मार्च, कल ही है 10 मार्च को EFTA के साथ में एक डील साइन करने वाला है, जिसका नाम है TEPA। इस ब्लॉक का क्या नाम है? EFTA देशों के साथ में TEPA साइन करने वाला। TEPA क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये हम साइन करने वाले हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरह का बोल सकते हैं EFTA के साथ। अब EFTA क्या बला है भाई, किस चिड़िया का नाम है? पहले ही मैंने इस चिड़िया के बारे में बताया था आपको। क्या नाम है इसका? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। मात्र 4 इसके सदस्य देश हैं। पहला सदस्य कौन सा ले लीजिए, तो आइसलैंड, याद रहेगा आपको। दूसरा लिंचेस्टाइन, ये एक देश है यूरोप में, बहुत ही खूबसूरत सा देश है, अद्भुत देश है, स्वर्ग है ये देश। उसके बाद तीसरे पर है नॉर्वे, ये भी खूबसूरत देश हो गया। चौथा कौन सा हो गया? स्विट्जरलैंड। ये सारे देश जो है ना पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है, बेहद खूबसूरत देश हैं सारे के सारे, और हाईली डेवलप्ड में भी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड देश में से आते हैं ये। तो ये चारों देश जो हैं ये EFTA का हिस्सा हैं, और इनका यूरोपियन यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये जो देश हैं ये साइन करने वाले हैं हमारे साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्यों भाई, क्या उससे हमारा बेनिफिट होगा, उसको तो समझेंगे ही। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की झड़ी सी लगी हुई है अपने साथ। कुछ समय पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया, उससे पहले उसके बाद UAE के साथ में हमने साइन किया। अभी देखिए लाइनअप कितना सारा है।
अब यूएई के पास साथ हम किससे साइन करने वाले हैं? ओमान के साथ में। ओमान के साथ में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ओमान के साथ, उसके पास साथ इंडिया और यूके का साइन होने वाला है। यूके का साइन होने वाला है। उसके बाद से 2022 में पता ही है आपको, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यूएई का साइन हुआ था। तो इतने सारे डील अभी हैं लाइनअप में। कौन कौन सा? ओमान के साथ में और यूके के साथ में भी हमारा लाइनअप में है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ईएफटीए के साथ कल ही हम संपन्न करने जा रहे हैं। अब ईएफटीए जो है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए ईएफटीए के देखते हैं और गेलेपो प्रोजेक्ट को डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, ईएफटीए क्या है बता ही चुका हूँ मैं आपको। 4 देश हैं जिनका संघ है। ईएफटीए एक अंतर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करती है। ओके, जिसे 1960 में उन यूरोपीय राज्यों के लिए एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था जो ईयू में शामिल होने में असमर्थ या अनिच्छुक थे। ये जो देश है ना, इनमें से जैसे लिechtenstein है, उसका तो नाम भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। ज़रा देखिएगा वो कहाँ पर है और उसकी कैपिटल क्या है, ज़रा ये सर्च कीजिएगा। और ये जो स्विट्ज़रलैंड या ये सब देश जो है ना, बिल्कुल निष्पक्ष देश रहते हैं, किसी का हिस्सा नहीं बनते हैं जल्दी। जो स्विट्ज़रलैंड है वो यूरोप के बीचों बीच स्थित होकर किसी भी संगठन का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों है? क्योंकि ये देश हमेशा से निष्पक्ष रहा है। ईएफटीएम आइलैंड, लिechtenstein जो भी है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शामिल है। ये यूरोपीय संघ का अंग नहीं है, लेकिन विभिन्न समझौतों के माध्यम से इसके एकल बाजार तक पहुंच रखते हैं। ये क्या यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं? नहीं। पहला एग्जाम में आपका सवाल यही पूछा जा सकता है कि चारों में से 2 देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई भी सदस्य यूरोपियन यूनियन का नहीं है। देख सकते हैं ये नॉर्वे है, ये आइलैंड है। यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड और लिechtenstein मिल जाएगा, दोनों देश यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। भारत के मैं बार बार प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के लिए ईएफटीए राज्यों का आर्थिक महत्व क्या है? मानव संसाधन में काफ़ी मदद कर सकता है। हालांकि ईएफटीए राज्य 14 मिलियन से कुछ अधिक की एक छोटी आबादी ही रखते हैं। 14 मिलियन, इससे ज़्यादा लोग तो यूपी में एग्ज़ाम देने चले गए थे। कहाँ पर? जो अभी यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। बताओ यार, इतना कम आबादी इनका। लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिनिवासी धन सृजन, जीवन प्रत्याशा, जीवन की गुणवत्ता विश्व के सर्वाधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि डेवलप्ड में भी हाईली डेवलप्ड देश हैं। जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनका भी सपना होता है कि हम इन देशों जैसा बन जाए। व्यापार 2021 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात के साथ वे विश्व में 10वें सबसे बड़े मर्चेंडाइज ट्रेडर्स और 8वें सबसे बड़े सर्विस ट्रेडर्स होने की स्थिति रखते हैं। 1.4 मिलियन की आबादी मात्र, और वो देश दुनिया में इतने बड़े व्यापार कंडक्ट करते हैं। यानी कि वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति का ज़रा अंदाज़ा लगाइए, कितने अमीर लोग होते हैं। ओके, वैश्विक अग्रणी कंपनियां ईएफटीए राज्यों की विभिन्न कंपनियां दवाई बनाने में, जैव प्रौद्योगिकी में, मशीनरी निर्माण में, आरएनडी में, प्रौद्योगिकी उत्पादन, भूतापीय संबंधी, समुद्री प्रौद्योगिकी, इन सभी चीज़ों में अग्रणी स्थान रखते हैं। ईएफटीए के व्यापार समझौते की सफलता का इतिहास भी रहा है हमेशा से। ईएफटीए 40 भागीदार देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने में ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं और 29 देशों के साथ इन्होंने एफटीए भी साइन कर रखा है। ईएफटीए राज्यों का लगभग 22% आयात इन एफटीए भागीदारों से संपन्न होता है, जिसमें इतने सारे देश शामिल हैं इनके साथ एफटीए में। टीईपीए क्या है? टीईपीए एक प्रकार का आर्थिक साझेदारी समझौता होता है जो हम साइन कर रहे हैं, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यही तो साइन कर रहे हैं हम किसके साथ में? ईएफटीए के साथ में साइन कर रहे हैं। व्यापक दायरा होता है टीईपीए समझौता माल, सेवाओं, निवेश में व्यापार के साथ साथ बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, प्रतिस्पर्धात्मक नीति, सरकारी खरीद, इन सब में हम लोग कवर करते हैं टीईपीए के तहत। लचीलापन भी होता है। टीईपीए समझौते वार्ता के नियमों, शर्तों के मामले लचीलेपन की पेशकश करते हैं, जहां संलग्न पक्षकार अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं में हितों के अनुरूप समझौते की रूपरेखा तय कर सकते हैं। परस्पर लाभ भी अधिक होता है इसमें। प्रबल प्रावधान भी होता है। टीईपीए समझौते में प्रायः श्रम व पर्यावरण मानकों पर प्रबल प्रावधान के साथ विवाद निपटान, प्रवर्तन तंत्र के प्रावधान भी शामिल होते हैं। मतलब पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें भी शामिल होते हैं। ये वो ढोल है जो हर जगह बजता है पर्यावरण का। बजना भी चाहिए क्योंकि वाकई नुकसान पहुंच रहा है पर्यावरण को, जिसका अब हम उसका भुक्तभोगी हो गए हम लोग। दिखा होगा आपको, जब बारिश होना चाहिए तब बारिश नहीं होता है, और जब जिस घटना को होना चाहिए तब वो नहीं होती है, ठीक ना। तो इसलिए इस तरह के व्यापार डील में इस तरह की चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि हम पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएँ। लाभ क्या होगा?
समृद्ध व्यापार होगा, हमारे व्यापार बढ़ेंगे, बाजार तक पहुंच होगा, निवेश में वृद्धि हो सकती है और परस्पर लाभ भी इससे सृजित होंगे, नौकरियां सृजित होंगी, नवीकरणीय प्रौद्योगिकियां देश में आ सकती हैं, क्योंकि ये देश टेक्नोलॉजी के माध्यम में, टेक्नोलॉजी के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी उन्नत देश हैं ये। ओके, चलते हैं अगली न्यूज़ क्या है तो गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े एरिया में अंतर्राष्ट्रीय शहर, इंटरनेशनल सिटी के तौर पर, जैसे सिंगापुर इंटरनेशनल सिटी है, जैसे दुबई एक इंटरनेशनल सिटी है, इसी प्रकार से इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है भूटान। कहाँ पर? तो असम के बॉर्डर पर। तो अगर असम के बॉर्डर पर किया जाएगा तो निश्चित तौर पर भारत को भी बेनिफिट होगा और भारत भी उससे भागीदार थोड़ा बहुत तो होगा ही। जब भूटान में कोई प्रोजेक्ट लगेगा तो भारतीय कंपनियां सबसे आगे जाएंगी और कोशिश भी करेगी कि भाई हम वहाँ पर हों। पता चला हमारी जगह पर चीन घुस गया वहाँ, तो भी हमारे लिए बाधा है। देखिए, गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना की मुख्य विशेषता क्या है? यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला आर्थिक गलियारा होगा। शहर से पर्यावरण मानक सतत विकास को एक लक्ष्य के रूप में पालन करने की उम्मीद की जाती है। इसका लक्ष्य विशेष रूप से जांची गई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से गुणवत्तापूर्ण निवेश आकर्षित करना होगा कि आप जब निवेश करें तो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए वो निवेश। शून्य उत्सर्जन का इसमें रखा गया है लक्ष्य कि इस तरह का शहर होगा जहाँ पर उत्सर्जन शून्य हो, क्योंकि भूटान जो है वो कार्बन पॉजिटिव देश है। पता होगा आपको, जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उससे ज़्यादा वो शोषित कर लेता है पर्यावरण से। इससे क्या होता है? कार्बन पॉजिटिव है वो, है ना। माइंडफुलनेस शहर जो पर्यावरण एवं कल्याण भूटान की शक्ति के रूप में स्थापित होगा, बुनियादी ढांचा कंपनियों को शामिल करेगा। इस परियोजना के विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित होने का अनुमान है, जिससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय निवेश की सुविधा के लिए विभिन्न कानूनों के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। जो भूटान के पर्यावरण या अन्य चीज़ों से संबंधित कठोर कानून हैं उससे लचीलापन प्रदान किया जाएगा किसमें? इस शहर में। जैसे हम जी अपने यहाँ, भारत भी अपने यहाँ पर जो इकोनॉमिक हम जोन बनाते हैं अलग अलग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या गिफ्ट सिटी, उसमें बाकी देशों से रूल रेगुलेशन थोड़े से अलग होते हैं, लचीलेपन अधिक होती है। क्यों भाई? क्योंकि ताकि वहाँ पर सुगमता से व्यापार और बाकी चीज़ें संपन्न हो सके। इसी तरह का भूटान ने भी सोचा है गेलेफू प्रोजेक्ट के लिए। यह परियोजना भूटान तथा दक्षिण एशिया के लिए परिवर्तन के रूप में कार्य करेगी। भारत सरकार ने गेलेफू तक पहली भारत भूटान रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त की है। हमने बोला है कि हम गेलेफू तक रेल लेकर आ रहे हैं, भारतीय रेल सबसे आगे। यह रेलवे लाइन असम पश्चिम बंगाल सड़क मार्ग सीमा व्यापार बिंदुओं से जुड़ेगी, जो अंततः भूटान को म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर तक पहुंच प्रदान करेगी। ये भारत है, यहाँ पर भूटान है, भूटान से इधर तक पूरा पहुंच प्रदान करेगा। हम सड़क और रेल के थ्रू इसको पूरी दुनिया से जोड़ देंगे और भूटान भी आने वाले समय में एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभरेगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या, अगली न्यूज़ है हमारे विदेश मंत्री जी अभी जापान में हैं। वहाँ पर वो शिंजो आबे जी की जो विधवा पत्नी हैं उनसे भी मिले हैं और उसके पश्चात से निक्केई फोरम, जो भारत जापान का एक फोरम है पार्टनरशिप का, वहाँ पर डायलॉग में भी भाग लिया और वहाँ पर बोला कि ग्लोबल साउथ का लीडर हम ही हैं और 125 से ज़्यादा देशों का हमें समर्थन प्राप्त है और आने वाले दिनों में हम इनकी बातों को और भी जगहों पर उठाएंगे। हमने किस में उठाया इनकी बातों को? हमने G20 सम्मेलन में इनकी बातों को प्रमुखता से उठाया है। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य भी बनाया है, जो ग्लोबल साउथ को कहीं न कहीं मजबूत करेगा। अगले टॉपिक पर चलते। इंडियन आर्मी जो है, अगला न्यूज़ क्या है, इंडियन आर्मी जो है वो 2 स्पोर्ट कंपनी लड़कियों के लिए बनाएगी, जो कहाँ पर बनाया जाएगा? एक मऊ में बनाया जाएगा और एक पुणे में बनाया जाएगा। ऐसा बोला गया है इंडियन आर्मी के द्वारा कि आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट इन पुणे, उसके अलावा जो मऊ है वहाँ पर भी एक बनाया जाएगा यूनिट, जिससे क्या होगा? लड़कियों को खेल में आगे लाया जा सके और उनको प्रोत्साहित किया जा सके स्पोर्ट को लेकर, और आर्मी के बारे में भी लोग जान सकें, महिलाओं को आर्मी में योगदान बढ़ाया जा सके। उसके अलावा तो इसमें नहीं पूछेगा कहाँ पर, तो मऊ में और कहाँ पर, तो पुणे में ये स्पोर्ट कंपनियां डेवलप की जाएंगी। उनका ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा जिसमें उनको हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पोर्ट के लिए उनको तैयार किया जाएगा, महिलाओं को, लड़कियों को। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2024 का ये न्यूज़ बता रहा हूँ मैं। 2024 में कहीं पर अकाल की संभावना है और अकाल हो गया है। लोग अन्न को एक दाने के लिए भी तरस रहे हैं 2024 की। अब आप सोच सकते हैं कि गुलाम भारत में इतने सारे अकाल क्यों पड़ते थे, क्यों करोड़ के करोड़ लोग मर जाते थे, सड़क पर चलते लोग बिना अन्न पानी के गिरकर मर जाते थे। अगर आप आनंद मठ पढ़ेंगे ना, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो उसमें बड़ा ही विभत्स दृश्य उन्होंने लिखा है कि जब इंसान का मांस खाने पर मजबूर हो गए थे, लोग पेड़ के पत्ते और घास खाकर रह रहे थे। क्यों भाई? क्योंकि अकाल जो होता है यही होता है। अभी गजा का भी हालत यही है, वहाँ पर लोग एनिमल फीड खा रहे हैं, जो जानवरों को खाना देना चाहिए वो खा रहे हैं। तब यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला है
हम साइप्रस से लेकर अब मुझे जो समझाना है उस पर आ जाते हैं। मानवीय त्रासदी हमेशा से रहा है दुनिया में। जो इतिहास आप पढ़ते हैं उस इतिहास को किसी ने जिया होगा, और जो आप आज जी रहे हैं वर्तमान में वो भी एक दिन इतिहास होगा। आपके ही ज़माने की खबरें लिखी जाएंगी कि 2024 ईस्वी में क्या हुआ था, तो इस तरह की घटनाएं हुई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों पक्ष को समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है यूरोपियन यूनियन सेटअप ओपन मैरीटाइम और एड कॉरिडोर फ्रॉम साइप्रस टू गाजा। साइप्रस से लेकर गाजा तक में समुद्र के माध्यम से कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे राहत सामग्री पहुंचाया जा सके। कहां तक? तो गाजा में पहुंचाया जा सके। अब गाजा में कोई पोर्ट नहीं है। अमेरिकी सेना ने बोला कि हम वहाँ पर पोर्ट का निर्माण करेंगे, फिलहाल हम इजराइल के थ्रू में जो सामग्री होगी उसको पहुँचाएँगे। कुछ दिन पहले क्या हुआ था आपको पता ही है, एक ट्रक सामग्री लेकर गया था, उसके आसपास से भगदड़ हो गई थी, गोली चली थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। भोजन लेने गए, गोली लेकर मरे पड़े बेचारे। तो अब ये सेटअप किया जा रहा है। तो मैं आपको साइप्रस का लोकेशन, भूमध्य सागर के बारे में डिटेल में समझा देता हूँ, उसके पश्चात हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। ओके, देखिए ये है पूरा भूमध्य सागर। और पता ही आपको गजा के हमास जो संगठन है उसने क्या किया था, बहुत सारे इजरायलियों की हत्या कर दी थी घुस के। अचानक से अटैक हुआ था अक्टूबर महीने में, उसके पश्चात से ही गजा जो यहाँ पर है छोटा सा, मैं आपको दिखाता हूँ, दिख जाएगा आपको गजा कहाँ पर है। ये जो छोटा सा इलाका दिख रहा है यही है गजा। ओके, और इजराइल बाकी हिस्सा तो दिख ही रहा होगा आपको, इजराइल का कितना बड़ा सा हिस्सा है ना। ये पूरा इजराइल है, ये पूरा, और यहाँ पर छोटा सा गजा का इलाका है। तो यहीं पर साइप्रस से क्या भेजा जाएगा, तो राहत सामग्री भेजी जाएगी समुद्र के माध्यम से। हवा से भी राहत सामग्री को गिराई जा रही है और अब समुद्र से भी भेजा जाएगा। यहाँ पर इजराइल के सैनिक जांच परख कर लेंगे, उसके पश्चात इसको भेजा जाएगा कहाँ पर, तो गजा के लिए भेजा जाएगा। लेकिन गजा में कोई पोर्ट तो नहीं है, इसलिए कहाँ पर भेजा जाएगा, तो ये भेजा जाएगा आपका इजराइल के पास, और इजराइल उसको पहुँचाएगा। ये भूमध्य सागर का मैप है, ज़रा ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। स्पेन है, फ्रांस है, उसके पश्चात यहाँ पर इटली दिखेगा आपको, यहाँ पर ग्रीस है, अल्बानिया है, तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है, और इजराइल है, इजिप्ट है, लीबिया है, ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है। ये सारे देश जो हैं ये भूमध्य सागर के आस पड़ोस के देश हैं, इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। बैलरिक सी है यहाँ पर, उसके अलावा टाइरेनियन सी है यहाँ पर, एड्रियाटिक सी है, आयोनियन सी है यहाँ पर, उसके बाद से एजियन सी भी है। एजियन सी और ये सी ऑफ मरमरा है, ये ब्लैक सी है, ये कर्च का सी है, कर्च की छोटी सी सी है। ये है साइप्रस, साइप्रस की राजधानी देखिए कहाँ पर है, और ये है आपका कौन सा, तो इजराइल देश है। यहाँ तक कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। ये आपका स्वेज कनाल जो स्वेज होकर यहाँ पर पोर्ट ऑफ सईद है, जो स्वेज नहर के मुंह पर स्थित है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको समझाया है। इसके आस पड़ोस के देशों को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से देश अफ्रीका के हैं। ये सारे अफ्रीकन देश हैं, ये सारे यूरोपियन देश हैं, ये सारे एशिया के देश हैं। ओके, एशिया के देशों में देख लीजिए कौन कौन से सीमा बनाता है और कौन से सीमा नहीं बनाते हैं। जैसे जॉर्डन सीमा नहीं बनाता है, लेकिन जो सीरिया है और इजराइल है, लेबनान है, वो सीमा बनाते हैं मेडिटेरियन सी में। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।